हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बढ़िया है। सब कुछ बढ़िया। सही चल रही है पढ़ाई। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है। तो सर, पिछली ही वीडियो के अंदर, पिछली ही क्लास के अंदर हमने कहा था आपसे कि 40 क्वेश्चन से हम बैक टू स्टार्ट करेंगे। पीछे से स्टार्ट करेंगे 40 क्वेश्चन से। और आज एक्सरसाइज 1 ढंग से कंप्लीट कर देंगे। वो क्वेश्चन छोड़कर जो पेंडिंग मैंने छुड़वाए थे। तो हम 40 से करेंगे। 40 से हम बैक टू बैक चलेंगे। पहले 40 करते हैं डायरेक्ट जल्दी से। दैट the probability of A solve the problem 2/3। क्वेश्चन नंबर 40। अब आपको उतारना तो आ गया है। अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा तो सर आपकी क्लास बढ़ती चली जाएगी, लंबी लंबी होती चलेगी, उसका कोई फायदा नहीं है। और मैं लिख कर भी, आप मुझे पता है, आप देखते नहीं होंगे। ये तो मेरी गारंटी है। आप क्योंकि पहले कर लेते होंगे, फिर एंड में जाकर कहते हैं आगे बढ़ाया और खत्म कर लिया। तो इसलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ। और लिखना मैंने आपको सिखा दिया, इतने क्वेश्चन करा दिया, लिख कर सिखा दिया। अब इनको सोल्व करना आपको बताइए। लेट ए विद द इवेंट ए कैन सोल्व द प्रॉब्लम इतना, बी विद द इवेंट बी कैन सोल्व द प्रॉब्लम इतना, बोथ ऑफ देम सोल्व अटेम्प्टिंग द प्रॉब्लम। इफ बोथ of them attempt the problem, what is the probability that problem will get solved। ठीक है, तो मैंने कहा लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे गिवन है। मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है, मतलब ए कौन है? प्रोबेबिलिटी सॉल्व द क्वेश्चन 2/3 और 3/4। 2/3 और 3/4 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू 3/4। कितना होगा? 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 × 2 1/2 आ गया इसका आंसर। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा। खत्म। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपके पास 2/3 है दोस्तों। ये आपके पास 3/4 माइनस 1/2। लेट्स टेक द एलसीएम। 4 3 से 12 एलसीएम आएगा। 12 आपका एलसीएम आया। 3 4 से 4 टू 8, 4 3 से 3 9 और प्लस माइनस 2 6 आ गया। तो 8 16 17, 17 में 6 का 11/12 गया आइटम। 7/12 आपका आंसर सही। ठीक है दोस्तों। लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 40 हो गया। 39 का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैन सोल्व द प्रॉब्लम। तो ए कोई इवेंट मान लेना, या ए मान लो, चाहे बी मान लो, चाहे ई मान लो, चाहे एफ मान लो, कोई भी इवेंट मान लो। तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी पता है। और इंडिपेंडेंटली ट्राई कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्व द मतलब यूनियन निकालना। अभी कराते हैं क्वेश्चन, मैंने पिछली क्लास में आपको। बताओ। क्वेश्चन नंबर हमारा 39। उल्टे में चल रहे हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे गिवन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मुझे गिवन है। तीनों चीज मुझे गिवन है। मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तीनों का यूनियन निकालना है। तो उसके लिए मुझे इंटरसेक्शन चाहिए। मैंने 2/3 और 3/7, 4/5 2/3 और 3/7, 4/5 2/3 और 3/7, 2/3 और 3/7। बस अभी तक देखो क्या क्या चाहिए होता है फॉर्मूला बनाने के लिए। फॉर्मूला के लिए हमें चाहिए पहले, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट करूंगा थोड़ा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 4/5 मल्टीप्लाई बाई बी, 2/3 सॉल्व करेंगे। अभी लिख दूंगा यहाँ पर। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन फॉर्मूला पता है ना दोस्तों आपको? ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। तो बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 इंटू 3/7, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3/7 इंटू 4/5। तीनों सॉल्व कर देंगे। तो भैया 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 7 या 21, 4 3 12 और 35। ये आपके पास आया। फिर मैं इंटरसेक्शन में निकाल लेता हूँ इसका, तीनों का, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ए आपके पास दे रखा है 4/5 इंटू 2/3 इंटू 3/7। करो सर। 4 टू जा 8, 38 24, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5। यूनियन निकालते हैं अब। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिलहाल बताते फॉर्मूला और सेट नहीं पता है भैया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 4/5, 2/3 और 3/7। 4/5, 2/3 प्लस 3/7। अब इनको मैं सॉल्व कर चुका पहले। 8/15, 6/21, 8/15 माइनस 6/21 माइनस 12/35 और लास्ट में प्लस 24/105, 24/100। दोस्तों अब लेना है इनका एलसीएम, और एलसीएम क्या आएगा 105 से डिवाइड करते हैं 5 को, ठीक। 105 अगर 3 से हो गया, 105 डिवाइड बाई करते हैं 7 हो गया, 105 डिवाइड बाई करते हैं 15 हो गया, 105 डिवाइड बाई 21। ठीक है सर, जो सबसे बड़ा है इसमें वही आपका एलसीएम है। 105 इज एलसीएम, ये वाला। तो 105 को आप डिवाइड करो कैलकुलेटर में 5 से, क्या है 21, और 21 को मल्टीप्लाई करते हो 4 से, दैट इज 84। एलसीएम लेना आता है ना, पहले 5 को डिवाइड करते हैं 105 से, जो भी आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। तो 105 डिवाइड बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 2 70। तो 105 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3 45। 105 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 8 56। 105 डिवाइड बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 6 30। 105 डिवाइड बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 12 36 प्लस 24। ठीक है, तो 84 70 45 जोड़ 84 प्लस 70 प्लस 45 माइनस 56 माइनस 30 माइनस 36 और माइनस प्लस 24। माइनस नहीं आने में प्लस 24 है। और जो दोस्तों आपका आंसर आ रहा है वो 101 डिवाइड बाई 105 इसका आंसर है। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लिख रहे हो आंसर पीछे, आंसर लिखते रहना पीछे, ठीक है। 38 the odd against or against the x student, the odd against in a student x solve a business studies problem are 8 to 6 and odd in a favor। तो odd वाला है तो पेंडिंग में डालो इसको। odd वाला क्वेश्चन बाद में, हाँ इसको odd के साथ इंडिपेंडेंटली वाले भी आ रहा है, पर वहां देखिए पहले तो odd वाला क्वेश्चन करना है, फिर इंडिपेंडेंटली आ रहा है तो अलग चीज है वो। ठीक है, उसको भी करेंगे। देखो यहाँ लिखा इंडिपेंडेंटली, यहाँ लिखा प्रॉब्लम सॉल्व द प्रॉब्लम, यूनियन ये बोल रहा है, ये इंटरसेक्शन बोल रहा है आपके पास, पर ऑड और अगेंस्ट आना चाहिए ना फेवर, तभी तो। चलो सबसे पहले करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये मैंने अभी कंसेप्ट पढ़ाया नहीं, तो इतना मैं पेंडिंग में छोड़ता हूँ अभी। वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, वो तो बदल जाएगा कि भाई अगर ए और इसका इंटरसेक्शन इन दोनों के मल्टीपल के बराबर आता है, तो पहले मैं इंटरसेक्शन निकालता हूँ सिंपल तरीके से। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, पहले 37 क्वेश्चन है, 38 हमारा क्वेश्चन पेंडिंग में है, ऑड्स का है वो। क्वेश्चन नंबर 37, भाई मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन, यूनियन बी ये निकालना है, इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मुझे गिवन है। दोस्तों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बाद में बताऊंगा, तो अभी इसमें मैं सॉल्व नहीं कर रहा। तो 3/8, 5/8, या आपके पास 3/8 या आपके पास 5/8, ये आपको निकालना है, और ये आपका यूनियन है आपके पास 3/4। 3/4 सबसे पहले मुझे निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मुझे बताना है इंडिपेंडेंट है या नहीं। ध्यान सुनना, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालूंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं यहाँ से इंटरसेक्शन निकालूंगा, तो मेरे को 3/4 गिवन है, यूनियन के फॉर्मूले से इंटरसेक्शन निकालेंगे। 3/4 गिवन है, ये 3/8 गिवन है, ये 5/8 गिवन है, और यहाँ पर मैं इंटरसेक्शन ऐसे मेरी बात सुना, इस पूरे को ब्रैकेट इसको उठाकर मैं उधर लिया है ब्रैकेट के ऊपर, मतलब इक्वल टू के उधर, तो ये प्लस का हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसको उठाकर मैं इधर लिया है तो ये माइनस का हो गया 3/8
प्लस 5/8 और ये 3/4 माइनस का उधर आकर माइनस का हो गया। ठीक है सर, सॉल्व कर देंगे। इसका एलसीएम जो आ रहा है वो 8 आ रहा है। ये होगा 3 + 5 और 4 2 जा 6 हो गया। तो 5 और 3 8, 2/8 हो गया और ये 1/4 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन मिल गया। नाउ आपको पता है अगर दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट हो तो कंडीशन क्या पूरी होनी चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीपल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट होंगे तो ये दोनों बराबर आना चाहिए। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/8 5/8, तो मेरे को दे रखा है 1/4। मैंने कहा ये 3/8 मुझे गिवन है और ये 5/8 गिवन है, ये 1/4 है। तो मैंने कहा भाई 3/8 आपके पास 5 3 15 और 8 8 64 बस। तो नॉट इक्वल। तो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। भाई देखो यही तो होता है, दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट कब होते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कब इंडिपेंडेंट होगा? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी होगा। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई के सम बराबर में आ ही नहीं रहा, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। हमसे पूछा था ना तो हमने बता दिया आंसर नहीं है। अभी क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम चेक करेंगे, बाद में देखेंगे। ठीक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अब क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। सबसे पहले मुझे गिवन क्या क्या है। देखो पहले क्या रहा, कंडीशन प्रोबेबिलिटी कंडीशन प्रोबेबिलिटी कंडीशन प्रोबेबिलिटी कंडीशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है पेंडिंग में डालो। ऐसे करते हैं होमवर्क में, मैंने गलत दे दिया। सर कंडीशन प्रोबेबिलिटी है सारी। देखो स्लैश जब भी आता है ना A/B, मैं बताऊंगा कंडीशन प्रोबेबिलिटी लिखने का तरीका, पर अभी ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। हम इससे ये निकाल सकते हैं, तो जब कंडीशन प्रोबेबिलिटी सीखेंगे तभी सीख लेंगे। ये भी अभी इधर अलग से थोड़ा ना करूँ उसको मैं। अब ये खाली क्वेश्चन करने हैं और ये वो क्वेश्चन है जो इंडिपेंडेंट इवेंट के खत्म हो गए क्वेश्चन, अब वापस बेसिक क्वेश्चन में आ गए जो हमने पहले करना था। मर्ज है ना क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन ए हु इज नाउ 25 ईयर ओल्ड, एक प्रोबेबिलिटी एक पर्सन ए की जो अभी 25 साल का है, लीव फॉर अनदर 30 ईयर। आज वो 25 साल का एक पर्सन और आगे और जिएगा 30 साल और जिएगा, 30 साल तक जिएगा। लीव फॉर अनदर 30 ईयर मतलब अगले 30 साल और जिएगा। ठीक है 30 साल तक नहीं, अगले 30 साल, तो मतलब 25 और 30 मिलाकर हो गए कितने, 55 साल तक जिएगा। तो अगले 30 साल जीतने की इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5। तो एक पर्सन है उसको आज वो 25 साल का है तो उसको नेक्स्ट 30 ईयर और जीना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन बी, एक पर्सन है जिसकी एज है 45 साल है, वो अगले 30 साल जीने की प्रोबेबिलिटी है 7/16। दोनों, एक पर्सन है जिसकी एज 25 साल है, जैसे मैं 25 ईयर हूँ, 25 ईयर का हूँ, तो अब मेरी एज 25 साल की है, तो मेरे को अब 30 साल और आगे दूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी है 2/5। एक पर्सन है जिसकी एज 45 है और इसको नेक्स्ट 30 ईयर अगर जीना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 7/16। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ दिस पर्सन विल बी अलाइव। एटलीस्ट वन, और जब भी एटलीस्ट वन की बात आती है ना, कम से कम एक, तो मतलब ये भी और ये भी, तो और आता है सर। एटलीस्ट वन का मतलब यूनियन है। क्या मतलब है? यूनियन। तो भाई अगर ये आपस में इंडिपेंडेंट है, अच्छा बताओ ए पर्सन अगर मर जाता है तो उस पर बी पे इफेक्ट पड़ेगा, या बी मर जाता है ए पे, तो दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। सिंपल है। इसको मैं लिख देता हूँ, इसको मैं लिख तरीके से लिख देता हूँ, मैं समझ में आएगा। लेट E be the event, let E be the event that person A is alive another 30 ईयर। तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी दे रखी है, कितने चांसेस को, 2/5। लेट एफ बी द इवेंट दैट पर्सन बी इज alive another 30 ईयर। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना दे रखा है, 7/16। 7/16। तो नाउ वो तार आपस में इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और ये क्या है 2/5 और 7/16, 2/5 इंटू 7/16, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया 14 और 16 इंटू 5 दैट इज 80। कट रहा है सर ये ऐसे कट रहा है ना, 2 1 2 2 8 16, तो 8 5 40 हो गए, 7/40। नाउ मुझे क्या निकालना है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन ई यूनियन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या मतलब एटलीस्ट कम से कम एक तो जिंदा रहे, तो एक भी ऐसा था दो भी ऐसा, तो दोनों की बात आ रही है एटलीस्ट। जब भी बात एटलीस्ट क्या आएगी हमेशा याद रखना वो यूनियन है, यूनियन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये दे रखा है 2/5, ये दे रखा है 7/16 और ये दे रखा है आपको 7/40। तो 40 इज एलसीएम, 5 8 जा 8 दूनी 16, 16 को इससे करेंगे 40 डिवाइड बाई 16, 2.5 आ रहा है। 40 डिवाइड बाई 16, कैलकुलेटर हाथ में 2.5 मल्टीप्लाई में शामिल कर दो, 17.5 आ रहा है, तो पॉइंट में आ गया। तो 40 एलसीएम में लेते हैं। एलसीएम कुछ और लेना पड़ेगा दोस्तों। एलसीएम लेते हैं हम 80, 80 एलसीएम लेते हैं। तो 80 डिवाइड बाई 5, 16 2 जा 32, और 80 डिवाइड बाई 16 यह 5 5 7 जा 35, और ये 2 7 2 जा 40, तो 32 प्लस 35 माइनस 14 53, 53 डिवाइड बाई 80, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, हो गया कंप्लीट, 35 कंप्लीट हो गया। टू डाइस आर टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल इज डिविजिबल बाय 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4। ठीक है, तो टू डाइस आर टॉस, दो डाइस को फेंकते हैं, तो दो डाइस को फेंकेंगे तो बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 35। इफ टू डाइस आर थ्रोन, थ्रोन करा टॉस करा है, टॉस कर दिया डाइस को, टॉस्ड, देन द सैंपल स्पेस विल बी, बताना दोस्तों सैंपल स्पेस क्या होगा, नंबर ऑफ ऐसे में लिखता हूँ। ये तो कितना बनेगा, 6 इंटू 6 36 बनेगा। दो डाइस को फेंकने में, डाइस है वो, टॉस करा है, कॉइन नहीं है, डाइस है वो, 36 किलो भाई। अगर मैं दो डाइस को टॉस करता हूं तो सैंपल्स में मतलब 36, अब 36 बना सकते हो आप। ठीक है, लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट दैट दैट द टोटल दैट द टोटल is divisible by 3 and 4, 3 or 4, that the total is divisible by, that the total is divisible by 3 and 4। तो ई एक इवेंट लिख दिया। अब जरा ध्यान सुनना, मैंने टोटल लिखा, मैंने ई इवेंट लिख दिया। क्या है इसका मतलब, मैंने कहा दो इवेंट है, दो मेरा नंबर है, एक टाइप पे एक आया, एक पे एक आया, क्रॉस करने के बाद दो आ गया। क्या दो 3 और 4 से डिवाइड होता है, नहीं, दो 3 और 4 से डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है, डिविजन का मतलब होता है जब पूरा कट जाए, मतलब 2 डिवाइड बाय 4 ऐसे नहीं करता, 2 1 2, इसको डिवीजन नहीं कहते, डिवीजन क्या कहते हैं, 4 2/2, नीचे 1 आना चाहिए और ऊपर पूरा कट जाना चाहिए, मतलब पूरे से अगर डिवाइड हो जाए तब डिवीजन कहते हैं उसको। ठीक है, तो डिवीजन का मतलब सिर्फ कटना नहीं होता, डिवीजन का मतलब नीचे डिनोमिनेटर में 1 आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल। ऐसे कोई नंबर जिनका टोटल, जिनको जोड़ने के बाद उसका जो सम आया वो 3 या 4 से डिवाइड हो जाए, उस इवेंट ई को माना है। आ रहा समझ में, क्या क्या होंगे, तो मुझे बताओ जो उन दोनों का टोटल है, जैसे कि मेरा है 2 और 1, 2 और 1 का टोटल क्या है 3, क्या है 3 से डिवाइड होगा, हाँ डिवाइड होगा। 1 और 2 का टोटल क्या है 3, तो 3 3 से डिवाइड होगा, हाँ डिवाइड होगा। तो मुझे बताए आपके पास वो कौन से नंबर होंगे जो 3 और 4 से डिवाइड हो जाए। मैंने कहा वो नंबर होंगे
that let E be the event that the total is divisible by 3 or 4. Here 3, 4, 6, 8 or 12 is divisible by 3 and 4. भाई 3 और 4 दोनों से नहीं कह रहा, 3 और 4 है वो, ठीक है। एंड हटा दो यहाँ से, एंड का मतलब दोनों से डिवाइड हो, और का मतलब या तो 3 से हो जाए या 4 से हो जाए। एंड का मतलब क्या है दोस्तों, दोनों से, और या तो और का मतलब क्या है, या तो 3 से डिवाइड हो जाए या 4 से डिवाइड हो जाए, दोनों में से कोई एक। मैं 3 का टेबल लिख दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा कभी भी सम 12 से ज्यादा हो ही नहीं सकता भाई। 6 और 6 दो डायमेंशन से बड़े नंबर होते हैं, उनका सम क्या होगा 12, मैक्सिमम 12 से ज्यादा कोई नंबर नहीं हो सकता ना, ठीक है 12 तक। और मैंने 4 का टेबल पढ़ दिया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 से ज्यादा हो गया, ठीक है 12 आ गया। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 12 से ज्यादा मैं जा नहीं सकता, तो 12 तो 3 4 6 8। अब मैं कहूंगा जिसका सम 3 है वो नंबर होंगे इवन। मैंने अब देखो ई इक्विवेलेंट ले लिया, अब जरा गिनते रहना। 2 और 1 का सम 3 है और 1 और 2 का सम 3 है, क्या समझ में आ रहा है? तो ये 3 से डिवाइड हो गए। अब 4 का सम क्या होगा, 2 और 2, 3 और 1, 1 और 3, ये 3 नंबर 4 से डिवाइड होंगे। अब आगे सुनो, अब 5 6 वाले ले लेते हैं, तो 6 3 और 3 हो गए, 5 और 1, 1 और 5। क्या समझ में आ रहा है सर? ये दो नंबर 3 से डिवाइड हो गए, ये दो नंबर किससे हो गए 4 से, और ये नंबर किससे हो रहे हैं 5 से। किसी से भी डिवाइड होना है ऊपर वाली लाइन से, अगर ऊपर वाली लाइन से मतलब कौन सी वाली से, ये वाली से। ये इनका सम, किसी का सम अगर 3 4 6 8 12 आ रहा है, 3 4 6 8 12, तो वो 3 और 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब मैं जो नंबर लिख रहा हूँ चेक करते जाना, डिवाइड भाई 3 और 3 6 होते हैं, 6 डिवाइड होता है 3 से। 5 और 1 भी 6, 6 1 और 5 भी 6, 4 और 2, 2 और 4, ये तो 6 के खत्म हो गए। अब 8 की बारी, 4 और 4, 6 और 2 8 और 2 और 6 8, 5 और 3 और 3 और 5, ये भी 8 के खत्म हो गए। अब बचे 12 की बारी, 12 में तो एक ही होगा। अच्छा 3 6 9 भी तो कटता है भाई, 9 भी तो है, एक 9 भी तो है। 8 के बाद 9 और 12, 3 3 3 1 3 2 6 3 3 9 3 4 7, ठीक है 9 भी होगा सर, 9 भी तो कटता है 3 से, ठीक है। तो क्या क्या होंगे 9 में, तो 9 में हो गया भाई 6 और 3, 3 और 6 और 5 और 4 और 4 और 5, 9 हो सकता है, 4 नंबर बन गए। और लास्ट में ये हो गया 6 और 6 12 लास्ट। इतने नंबर इवेंट हो सकते हैं जो बन सकते हैं। मैंने कहा ये आपके पास कितने हो गए, मैंने कहा ये आपके पास हो गए यहाँ 1 2 3, ये हो गए 3 वाले, 1 2 3, ये हो गए 4 वाले, 1 2 3 4, ये हो गए 6 वाले, ये हो गए 8 वाले, फिर यहाँ से चालू हुए 9 वाले और ये लास्ट में 12 वाला। तो नंबर ऑफ ई कितना आ गया देखो, गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। नाउ प्रोबेबिलिटी बता दो, बस खत्म हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी, यानी का नंबर ऑफ ई अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज 20 डिवाइड बाय 36। 2 टेबल से जा रहा है, 2 1 2, 2 8 16 और 2 10 20, 5 के टेबल से जा रहा है, 2 के 5 2 10, नहीं 2 2 5 10 और 2 9 18, तो 2 5 10 2 9 18, दैट इज 5 बाई 9, राइट, ये होगी प्रोबेबिलिटी। ऐसे दो नंबर जिनका सम 3 और 4 से डिवाइड हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 5 बाई 9, ठीक है मेरे दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन बढ़िया सा अच्छा सा यार क्वेश्चन था, याद था। 33 में आता आज स्पीक कह रहा हूँ, ए एक पर्सन है जो सच बोलता है 75% और बी एक पर्सन है जो सच बोलता है 80% ऑफ द केस। किसी भी केस आता है, कोई भी सिचुएशन आती है, तो ए उसमें सच बोलना है, जो एक पर्सन है वो सच बोलता है 75%, तो झूठ कितना बोलता है 25%, और बी आपके पास सच बोलने के चांसेस है 80%, तो झूठ बोलने के कितना हो गए। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर नरेटिंग द सेम इंसिडेंट। तो दोस्तों ध्यान सुनिएगा कैसा क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत अच्छे समझाता हूँ। पहले तो समझो, इन व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज में निकालना आंसर, ठीक है। आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, आपस में उनका कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर
आर दे लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर नरेटिंग द सेम इंसिडेंट। एक केस आया, इंसिडेंट हुआ, एक एक्सीडेंट नहीं है, वो इंसिडेंट है। इंसिडेंट मतलब कोई भी एक सिचुएशन आ सकती है। तो ये दोनों आपस में, देखो ध्यान से, तो अगर ए सच बोलता है और बी भी सच बोलता है एक सिचुएशन को लेकर, ए सच बोला, बी ने भी सच बोला, तो आपस में कभी इनका मिसमैच होगा नहीं। दैट इज नॉट अ कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब इनका आपस में मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर एक पर्सन सच बोलता है तो दूसरा पर्सन झूठ बोलेगा, तभी तो आपस में लड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब झगड़ा, तभी तो लड़ेंगे कि भाई मैं सच बोल रहा हूँ, ये कहेगा भाई एक जना झूठ बोल रहा होगा, सच बोल रहा होगा, तो दोनों कहेंगे भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, तो बस झूठ एक सच। तो कॉन्ट्रडिक्ट कब होगा, कितने परसेंटेज केसेस जो आपस में झगड़े होंगे इनके। ये कह रहा होगा भाई 70%, अगर एक सिचुएशन आई इसमें एक जना सही बोल रहा है तो बी झूठ बोल रहा होगा, कॉन्ट्रडिक्ट। तभी तो कहेगा दोनों पे झगड़े होंगे, तो एक सच बोल रहा है, एक झूठ बोल रहा है। तो मतलब कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब ऐसा कौन से केसेस है, कितने परसेंटेज केसेस है जब दोनों ही आपस में क्या करे, कॉन्ट्रडिक्ट करें। मतलब कॉन्ट्रडिक्ट मतलब दोनों सिमिलर नहीं हो, दोनों सच ना बोल रहे हो, एक सच एक झूठ, ठीक है। तो ये केस है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, तो भाई क्वेश्चन नंबर बता दो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान से देखना। सबसे पहले तो दोस्तों मैंने ये लिया कि इवेंट माना एक, तो लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट दैट ए स्पीक ट्रुथ and F be the event, F be the event that we speak truth। ठीक है, तो मैंने कहा ई एक इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या सच बोलने की 80% और 75%, और 75% को हम कैसे लिखेंगे, 75 अपॉन में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 से कट जाएगा, 75 डिवाइड बाई 5 15, फिर 5 से कटेगा 3, तो 25 से कट रहा है। 25 डिवाइड बाई 75 डिवाइड बाई 25 3/4, ठीक है। तो और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा, 80 डिवाइड बाई 100। मैंने कभी 80 डिवाइड बाई 5 करा, कितना है 16, और फिर ये 2 से कटेगा तो 10 से कट रहा है। 10 8 जा 10 10 जा 20 से, 20 से कटेगा दोस्तों। 80 डिवाइड बाई 20 4, और 20 पंजे 100। कर लेना है तो सॉल्व करना आता ही है, ठीक। तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मुझे बोलो। तो मुझे अगर मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सच बोलने की है 3/4, तो झूठ बोलने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। क्या है, अपोजिट होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस कर दिया, मतलब 3/4 माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगी, झूठ बोलने की आ जाएगी। तो आपके पास कितना हो जाएगा सर, 1/4 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है। सेम एज इट इज इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 - 4/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 1/5। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको। भाई अगर 3 बाई चांस सही बोलने के है तो 1 बाई चांस गलत बोलने के, तभी तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी सही और गलत में। ऐसे कर लो, 75 और 25%। अगर मैंने कहा 75% सच बोलने के हैं तो झूठ बोलने के 25% हुए ना मेरे भाई। बल या तो 1 में से माइनस कर दो, या 75-25 का रेशियो बना लो। अगर ए सच बोलने के चांसेस 75%, तो झूठ बोलने के कितना हो गए 25%। 25 में 100 दैट इज 1/4। अगर एफ बी के सच बोलने के सही बोलता है, वो 80% बोलता है, तो वो कितना हो गया, झूठ बोलने का 20%। 20% का मतलब क्या, 1/5 हो गया। और यही मैं आपको कॉम्प्लीमेंट की वजह से समझा रहा था कि आगे जरा काम आ जाए। ठीक है, नाउ अब हमें से क्या पूछा है, नाउ कॉन्ट्रडिक्ट ना हो, ध्यान सुनो। लेट ई बी द इवेंट, नाउ ई बी द इवेंट, ऐसा करो, नाउ नाउ आप ऐसा करो दोस्तों, अब अगर लेट डी बी द इवेंट ले लो, डी बी द इवेंट, लेट बी डी बी द इवेंट, let D be the event that they likely contradict each other। मतलब आपस में क्या होंगे, कॉन्ट्राडिक्ट, उनकी डिसीजन का कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए, मतलब आपस में मिसमैच हो जाए। एक जैसा उनका वे ऑफ टीचिंग, मतलब वे ऑफ टीचिंग कह रहा हूँ, एक जैसा उनका वे ऑफ डिसीजन ना है। मतलब अगर एक बंदा एक सिचुएशन में
कुछ बोलता है, वो सच बोल रहा है, तो दूसरा सच नहीं बोलेगा, दूसरा झूठी बोलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या हो जाएगी? मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है कि ए ट्रुथ बोलता है। अगर ए ने सही बोला, एक सिचुएशन अराइज हुई, मैंने कहा आप और मेरी बात है, आप ए हो और मैं बी हूं, तो आपने अगर सच बोला तो मैं झूठ बोलूंगा, कॉन्ट्राडिक्ट। तो मेरे को माना था इवेंट बी, और झूठ बोलने की इवेंट एफ की क्या हो गई? कॉम्प्लीमेंट। यही होगा ना बी का झूठ बोलना? ऐसे नहीं, ऐसे लिखता हूं तो और अच्छे से क्लियर होगा। ए स्पीक ट्रूथ एंड बी स्पीक, ए स्पीक ट्रूथ एंड बी स्पीक, तो बी स्पीक क्या होगा दोस्तों? लाई। लाई मतलब झूठ। और आपके पास या तो ये कैंसिल होगा कि एक सही बोले, अगर ए सही बोल रहा है तो ए का सही होने का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, मल्टीप्लाई, एन का मतलब मल्टीप्लाई, और बी झूठ बोलेगा तो बी का झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट है। देख लो आप, झूठ बोलने का कॉम्प्लीमेंट क्या है? एफ कॉम्प्लीमेंट। बी स्पीक लाई और ए स्पीक लाई, ये ए का लाई है और ये बी का लाई है। तो अगर एक सही बोल रहा है तो एक झूठ बोल रहा है, या ये भी तो हो सकता है कि ए पहले झूठ बोल दे, ए स्पीक लाई, और तो फिर बी क्या बोलेगा? बी स्पीक ट्रूथ। यार हो सकता है, नहीं हो सकता? प्लस क्यों आया? प्लस क्यों आया? या तो ये केस होगा या ये केस होगा, या तो ए सही बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, या बी सही बोलेगा तो ए झूठ बोलेगा। तो अगर ए सही बोल रहा है, ए झूठ बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट होगा ए का, और मल्टीप्लाई एंड लगा है, तो अगर बी सही बोलता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? सारी चीजें मैंने निकाल दी है पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, ये बात अगर समझ में आ गई ना तो आपको सब आ गया, इसमें है ही क्या। सॉल्विंग करने लगे 3/4 इंटू 1/5 प्लस 1/4 इंटू 4/5, 1/4 और 4/5, ठीक है भाई। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इधर बच गया 3 और नीचे 5 4 20 प्लस यहाँ बच गया 1/5। एल्सियम ले लेंगे दोस्तों, 20 आएगा। 3 5 4 4 7/20 इज अ राइट आंसर। समझ में आया? दोबारा समझने की कोशिश करो। अगर एक बंदा सही बोल रहा है तो दूसरा झूठ बोलेगा, तभी तो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट होगा। अगर दोनों ही सही बोल रहे हैं तो दोनों का सिमिलर नहीं होगा, वो मिल नहीं जाएंगे, कॉन्ट्राडिक्ट होना चाहिए, मतलब झगड़ा होना चाहिए। तो अगर ए सही बोल रहा है तो दूसरा जी बोलेगा। या तो ऐसा हो सकता है कि ए सही बोले तो बी झूठ बोलेगा, या तो ऐसा होगा ए गलत झूठ बोले पर बी सही बोल दे, शुद्ध बोल दे, सच बोल दे। समझ में आ रहा है? तो दोनों में से आपस में ऐसा नहीं होगा ए सही बोले बी भी सही बोले, कॉन्ट्राडिक्ट लिखा है वर्ड। अगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं लगा तो क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं? फिर 4 होते, ए सही बी सही, ए बी सही, ए झूठ बी झूठ, फिर ए सही बी झूठ और बी सही ए झूठ। ठीक है, 4। अगर कॉन्ट्रारी वर्ड आया तो उसका मतलब क्या हो गया? दोनों आपस में क्या होना चाहिए? मिसमैच होनी चाहिए, जैसा आंसर नहीं आना चाहिए दोनों का। लो जी लो, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया हमारा। 33 26 पर पहुंचना है दोस्तों, जर्नी बड़ी है। 5 व्हाइट बॉल, 8 रेड बॉल, टू ड्रॉइंग ऑफ अ 3 बॉल are made such that ball are replaced before the second try and B point है, जैसे A है ना, ये ऐसे B है। The ball are not replaced before the second try. Find the probability that the first drawing will give 3 white, while नहीं है white है, and second will 3 red with within each case, दोनों केस के अंदर। दोबारा समझेंगे अच्छे से, ठीक है? तो फिर ढंग से हो नहीं पाएगा, दोबारा समझते एक बार। लो भाई ध्यान सुनना। अ बैग कंटेन 5 व्हाइट एंड 8 रेड बॉल। एक बैग के अंदर 5 व्हाइट है एंड 8 रेड बॉल है, ठीक है। 32 क्वेश्चन। टोटल बॉल कितनी है दोस्तों? टोटल बॉल, भाई टोटल बॉल है आपके पास 8 और 5 13। व्हाइट कितनी है? 5। और रेड कितनी है? 8। टू बॉल, टू ड्रॉइंग ऑफ 3 बॉल, ये गलत लिखा है यहाँ पर। इसकी जगह पर आएगा टू बॉल आर ड्रॉन, टू बॉल आर ड्रॉन इन सच दैट, दो बॉल निकाले, टू ड्रॉइंग ऑफ 3 बॉल, ऐसा कोई बंदा नहीं है। ये 2 भी लिख रहा है, ये 3 भी लिख रहा है दोस्तों। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आप सोचो, ये कोई सेंस बन रहा है इस चीज का? ये देखो
टू ड्राइंग्स ऑफ 3 बॉल आर मेड। टू ड्राइंग्स ऑफ 3 बॉल, टू ड्राइंग्स ऑफ 3 बॉल क्या हुआ? दो बॉल निकालते हैं जिसमें दो ड्राइंग करते हैं 3 बॉल। ये क्या बात हुई? कह रहा है दो ड्राइंग, या तो होनी चाहिए टू ड्राइंग्स आउट ऑफ 11 बॉल, आउट ऑफ 13 बॉल। 13 था यहाँ पर, 13 नहीं होगा, यहाँ पर 3 लिख दिया गलती से, यहाँ पर एक और आना चाहिए, तो ये होना चाहिए। ऐसे बोलते हैं, या तो टू ड्राइंग्स मतलब 2 बॉल निकालना आउट ऑफ किस में से? 13 बॉल में से। यहाँ 13 कर दो, या तो ये बढ़िया रहेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको कैसे करना है? यहाँ पर इसको आप क्या कर दो, 13 कर दो दोस्तों, गलती से मैं भूल गया लिखना। तो 2 बॉल निकालिए किस में से? 13 में से। आर मेड इन सच अ वे, देखो अब मेरी बात सुनना, पहला केस क्या कहता है? 2 बॉल निकाल रहे हैं, तो 2 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? 2 बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉल ड्रॉन आउट ऑफ 13 बॉल। पहले तो मुझे सम ऑफ द नंबर चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल आर ड्रॉन आउट ऑफ 13 बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास ऐसा आ जाएगी, नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं, नंबर ऑफ वे, प्रोबेबिलिटी थोड़ा निकलेगी कभी भी सैंपल स्पेस की। नंबर ऑफ वे कितने तो लिख लेंगे चांसेस, नंबर ऑफ वे। भाई 13 बॉल है और 13 में से क्या निकालनी है? 2 निकालनी, सिंपल। आ रहा समझ में? अगर एक होता तो मैं 13C1 लिखता और 13 ही आता तो 13C2 हो गया। 13 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और कितना आ गया? 11 फैक्टोरियल, 13, 12, 10, 11 से 11 कैंसिल हो गया, 2, 2 5 10 करना जरा इसको, 13 इंटू 12 इंटू 5, 780 तरीके हैं 2 बॉल निकालने के 13 में से, 780 तरीके हैं। ये तो आ गया मेरे पे नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एस कितना आ गया दोस्तों? 780। यहाँ पर मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे मिल गया यहाँ पर, ये भाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे मिल गया। अब मेरा पहला कंडीशन, ये निकालना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अपॉन में क्या करोगे? अब पहली कंडीशन है उसको मैं इवेंट मानूंगा, लेट ए बी द इवेंट, that A be the event that ball are replaced before the second try. Ball are replaced before the second try. कह रहा है एक डब्बे में जब एक बॉल निकालोगे और उसको देखने वाले कलर नोट कर लेना, या रेड है या व्हाइट है, और निकालने के बाद वापस उस डब्बे में डाल देना, दैट इज कॉल्ड रिप्लेस। एक बॉल निकालने के बाद जो दूसरी बार बॉल निकालोगे तो वो जो बॉल निकाली थी वापस डब्बे में डालना, फिर दूसरी बॉल निकालना, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट, है ना। अब सेकंड ट्राई, और लास्ट में देखो ए केस पढ़ने के बाद, ये बी केस यहां चालू हो रहा है, ए केस पढ़ने के बाद एंड लगा, एंड एंड फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, फिर से मैं यहां से लिख कर लिखना, बी केस छोड़ दो, अभी बी केस को भूल जाओ कि है भी कुछ, फिर एंड के बाद एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉइंग विल गिव 3 व्हाइट, पहली गोल में क्या मिले? 3 व्हाइट मिल जाए, एंड द सेकंड 3 रेड विल इन ईच केस। दोस्तों यहाँ देखो, ये बिल्कुल सही लिखा था इन्होंने, हमने ये नीचे वाली लाइन तो पढ़ी नहीं, मेरे माइंड में ये आया कि 2 बॉल निकालनी है, क्योंकि एक था फर्स्ट ड्राइंग, एक था सेकंड ड्राइंग। फर्स्ट और सेकंड पढ़ा, जब मैंने नंबर क्वेश्चन पढ़ा हमने, तो हमने क्या सीखा? मैंने जब आपको क्वेश्चन पढ़ाया तो आपने देखा कि फर्स्ट ड्रॉन था, सेकंड ड्रॉन था, और फर्स्ट और सेकंड ड्रॉन में 2 बार निकाली, बट ये ऐसा बोल रहा है कि 2 बार ड्रॉ करा, मतलब 2 बार हाथ डाला, और हर एक बार हाथ डालने पे 3 बॉल निकाल रहे हैं, क्योंकि पहले देखो फर्स्ट ड्रॉ में कितनी बॉल निकालनी है? 3 व्हाइट, और सेकंड ड्रॉ में कितने निकालने? 3 रेड। तो ये इसका मतलब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो हमारी गलती है जो मैं इसको ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पाया। हो जाता है कभी कभी, क्या होता है कि माइंड कहीं और चले जाता है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस लेनी होती है, अभी मेरा माइंड कहीं और चले जाता है कभी कभी, तो इस वजह से ढंग से पढ़ नहीं पाते हम। कोई बात, चलो देखो क्या कह रहा है, दोबारा समझो। एक डब्बे के अंदर एक बार हाथ डाल, 2 बार हाथ डालना है और बॉल निकालनी है। जब पहली बार हाथ डालोगे तो 3 बॉल निकालनी है एक साथ, ऐसा कह रहा है। 2 ड्रॉइंग ऑफ 3 बॉल, 2 बार ड्रॉ करना है, 2 बार हाथ डालना है, और हर एक हाथ डालने पे 3 बार बॉल निकालनी है। आया समझ में? तो 3 बॉल निकालने है, तो ये वाला प्रोसीजर गलत हो गया। 3 बॉल, ये वाला प्रोसीजर गलत हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ वे दैट 3 बॉल आना था, यहाँ पर 3 बॉल आर ड्रॉन आउट ऑफ 13 बॉल, 3 बॉल आना था। और बताओ 3 बॉल, यहाँ 13 से 3 हो जाएगा, तो ये सब मिटाना पड़ेगा आपको। 3 बार, 2 बार हाथ डाला है, और हाथ डालने पे, एक बार हाथ डालने पे 3 बॉल निकालते हैं, तो 13 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल,
क्या हो जाएगा 13, 12, 10, 11, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 3 और 2, 6 में 6 टू 12, तो 13 इंटू 2 इंटू 11, 13 इंटू 2 इंटू 11, दैट इज 286, 286 बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा था। एक्चुअल में हमने दोस्त गलती से मैंने इंटरप्रेट गलत कर लिया उसको, क्योंकि क्वेश्चन हमें भरोसा भी तो नहीं होता बुक के अंदर, क्योंकि बुक के अंदर आपने देखा होगा कितनी गलतियां है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कह रहा लेट ए बी द इवेंट दैट द बॉल आर रिप्लेस्ड बिफोर सेकंड ट्रायल। सेकंड ट्रायल निकालने से पहले, दूसरी बार हाथ डालने से पहले बॉल रिप्लेस कर लेना। और हमने पूरा पढ़ा कि पहली बार ड्रॉ करने में 3 वाइट आए और दूसरी बार ड्रॉ करने पे 3 रेड आए। तो मैंने कहा इन फर्स्ट ड्रॉन थ्री वाइट बॉल अकर्स। तो पहले अगर हाथ डालूंगा तो 3 वाइट बॉल आने के क्या चांसेस है, तो टोटल वाइट बॉल है 5 और 3 आने के चांसेस है 3, तो 5 से 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। अगर वह एक डब्बे के अंदर पहली बार हाथ डालता हूँ, उसमें 3 वाइट निकालने, तो वाइट है कितनी मेरे भाई, 5 है, 5 में से 3 निकालनी है इन सेकंड ड्रॉन। और सेकंड ड्रॉन तक, सेकंड ड्रॉन में क्या निकालनी है, रेड बॉल, 3 रेड बॉल निकालनी है, 3 रेड बॉल अकर्स। ठीक है दोस्तों, सेकंड में कितनी बॉलिंग है रेड, तो रेड कितनी है 8C3, 8C3 है मेरे पे, रेड कितनी है दोस्तों 8C। पता है इधर रिप्लेस और विदाउट रिप्लेस करने का कोई फायदा नहीं। मेरी बात सुनना, मेरी बात को ध्यान सुनो, सामने देखो, एक डब्बा है, इसके अंदर 13 बॉल है, 5 रेड है, 5 व्हाइट है और 8 रेड बॉल है। मैं एक बार हाथ डालूंगा, 3 बॉल निकालूंगा और 3 बॉल व्हाइट होनी चाहिए, तो मैं किस में से चांसेस देखूंगा, पूरे टोटल में से देखूंगा या 5 व्हाइट बॉल में से देखूंगा। सिंपल सी बात है सर, जितनी व्हाइट बॉल है उतनी में से चांसेस देखेंगे। ठीक है, मैंने निकाल लिया। अगर मैं इसको नहीं डालू, अगर मैं इसको नहीं डालू तो मेरे बॉल कितनी बच गई वो नहीं देखना, पर जो मैं दूसरी बार हाथ डालूंगा तो क्या निकले, रेड बॉल निकले। वो किस में से निकलेगा, 8 में से तो निकलेगी रेड बॉल। आप इसको, इस वो जो व्हाइट बॉल निकाली आपने 3, उसको डालो या ना डालो, रेड बॉल निकालने पर, रेड बॉल निकालने पर डब्बे के अंदर रेड बॉल से कंपेरिजन करेंगे ना दोस्तों। देखो समझ में आ रहा है, दोबारा देखते हैं। एक डब्बे के अंदर 5 रेड बॉल है, 5 व्हाइट है और 8 रेड बॉल है। मैंने 5 एक डब्बे में हाथ डालना, 3 बॉल निकालने, तो मेरे व्हाइट में से होनी चाहिए, तो 5 व्हाइट है, 5 व्हाइट है, तो 5 में से तो निकालूंगा व्हाइट बॉल, तो व्हाइट 8 कभी मैं निकाल सकता हूँ, 3 में से रेड में से व्हाइट निकाल सकता हूँ नहीं। तो जब हम 3 बॉल निकालेंगे और व्हाइट होगी, वो 3 बॉल व्हाइट होनी चाहिए, वो कितना चांस है, 5 में से। ठीक है, अगर मैं पूरे 13 में से कर देता सर, वो टोटल नंबर ऑफ वे बन जाते, फिर वो ऊपर गलत हो जाता है टोटल नंबर ऑफ वे। अब सोचो, मैंने 3 बॉल निकाल ली व्हाइट, 5 में से 3 बॉल निकालने के कितने चांसेस है, इतने चांसेस है। अब मैं दोबारा हाथ डालूंगा और मैं रेड निकालता हूँ, तो रेड में से देखूंगा ना 8 में से। अब मैं जो पहली 3 बॉल निकालू उसको डालू या ना डालू, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दूसरी बार जब मैं सेकंड ट्रायल निकालूंगा तो 8 ही बॉल, तो 8 में से तो निकालूंगा 3 बॉल। ये जो चांस बना, अगर मैं यहाँ पर 13 कर देता 5 की जगह पर, कि 13 में से 3 चांसेस है व्हाइट बॉल आने के, सब गलत हो जाता है, इसमें और इसमें सेम आंसर आ जाता। फिर सोचो, इधर भी 13 3 करता, इधर भी 13 करता, तो सोचो ना आप, इधर भी क्या करता मैं, इधर भी 13C3 करता, इधर भी 13C3 करता, क्या दोनों के सेम चांसेस है आने के, नहीं दोस्तों, दोनों के सेम चांसेस तो ना है। अबे रेड बॉल तो 8 है, तो रेड बॉल के आने के चांस ज्यादा होंगे, और व्हाइट बॉल क्या है 5 है, तो कम होंगे चांसेस। दोनों के सेम चांस, 13 थोड़ा लिखेंगे। आप ये मत समझो टोटल में से व्हाइट बॉल निकाल रहे हैं, सर ये समझो उस व्हाइट में से 3 बॉल निकाल रहे हैं व्हाइट, उस 8 में से 3 बॉल निकाल रहे हैं व्हाइट, तो रिप्लेस करो या ना करो। अगर ये अगली बार बोलता ना कि अगले वाले में 2 बॉल और निकाल रहे हैं व्हाइट, तो रिप्लेस करने का फायदा होता। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, ये समझ में आ गया ना कि रेड और व्हाइट अलग अलग बोल है। अब मेरी बात सुनो, अब आपको क्लियरिटी मिलेगी। मैंने कहा 3 व्हाइट 5 व्हाइट बोले, मैंने पहले बार हाथ डाला 3 निकाली, ठीक है, ये निकाल दी। अब दूसरी बार जब हाथ डालोगे तब भी व्हाइट निकालनी है, तो पहली बार रिप्लेस करने में फायदा है। ठीक है, तो देखो इधर मैंने एक डब्बा बनाया, इसमें मैंने मान ली आपके पास 10 व्हाइट बॉल है, ठीक है, 10 व्हाइट बॉल और 5 रेड बॉल है, 10 व्हाइट है। मैंने पहली बार हाथ डाला 3 बॉल निकाले व्हाइट, तो कितनी व्हाइट बच गई, अब व्हाइट कितनी बच गई, 7 बच गई। अब दूसरी बार भी निकालूंगा 3 बार, तो 7 में से कंपेरिजन करूंगा और यहाँ 10 से करूंगा। बट अगर मैं 10 बॉल वापस रिप्लेस कर देता तो वापस 10 हो जाती, तो फिर 7 से नहीं फिर 10 से होता, क्योंकि दोनों बॉल अगर एक सेम जैसी हो तब फायदा होता है रिप्लेसमेंट का। पर जब दोनों ही बॉल अलग अलग है तो रिप्लेसमेंट का फायदा क्या है। मेरे को व्हाइट बॉल निकालूंगा, तो व्हाइट बॉल जब निकल जाएगी 3 व्हाइट बॉल, तो उसको फेंको या कुछ भी करो, तो मुझे अगली बॉल तो रेड निकाल के, तो रेड से कंपेरिजन करूंगा ना, इसलिए ये समझ में आया अलग है। तो अगर 10 व्हाइट बॉल है, मैं एक 3 बॉल निकाल रहा हूं, अगर मैं रिप्लेस नहीं करता तो अंदर कितनी बची 7, तो अगली बार भी जब व्हाइट निकालूंगा
तो फिर 7C3 करूंगा। पर अगर मैं रिप्लेस कर देता तो वापस 10 हो जाती, मैं 10C3 करता अगली बार भी। अब तो क्लियर हो गया, मेरे को ये समझ में आ गया, अब गारंटी मुझे पता चल गया आपको क्लियर है। ठीक है, अब भी कोई प्रॉब्लम आए तो मैसेज में पूछो, कॉल करके आपको बताऊंगा। ठीक है, इन फर्स्ट ड्रॉन 3 वाइट बॉल अकर्स, तो इतना। तो भैया नंबर ऑफ ए इवेंट कितना हो जाएगा, दोनों में होने चाहिए ना, दोनों फर्स्ट और सेकंड प्लेस में। तो भाई 15C, 15 कहां से आ गया, एक लगा दिया था मैंने यहाँ पर। 8C3, 5C3 और 8C3, 5C3 इंटू 8C3। देखो एम इंटू एन वे, एम इंटू एन वे कॉम्बिनेशन याद है, कॉम्बिनेशन परमुटेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, सेम प्रोसीजर अप्लाई था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में परमुटेशन के अंदर। सोल्व करना आता है तो भैया इसको सोल्व कर देंगे। 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और आपके पास 8 में 3 गए 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 8 फैक्टोरियल, ये बच गया 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 8, 7, 6, 5 और 4, 4 रहने दो, 3 से 3 काट दो, एक 2 और 3 और 2, एक 3 से 3 कट गया। देखो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 3 दूनी 6 से कट गया, 2 2 2 4 कट गया, क्या बच गया 8, 7, 5। ठीक है भाई, 8 इंटू 7 इंटू 5 क्या है 280 में 280। तो भैया अब मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नाउ प्रोबेबिलिटी बता दो इवेंट ए की। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 280 डिवाइडेड बाय कितना था टोटल, 286। दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ है, 13 इंटू 11 इंटू 2, देखो देखो दोस्तों, एक मिनट आपने देखा कि यहाँ पर हम 3 बॉल नहीं, हम 6 बॉल निकाल रहे हैं। ये देखो, एक 3 बार निकाली व्हाइट और फिर 3 निकाली रेड, तो हम 6 बॉल निकाल रहे हैं, 3 नहीं निकाल रहे। तभी तो देखो, आप सोचो ना, ये 280 पे आया और टोटल नंबर हो गया कितना है 286, तो इतने ज्यादा चांसेस होंगे, मतलब 6 ही ऐसे नंबर होंगे जहां पर नहीं आएगा, मतलब हर बार आ जाएगा, इतना खतरनाक चांसेस। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम 3 बॉल नहीं 6 बॉल निकाल रहे। देखो पहली बार हाथ डाला तो 3 बॉल निकाली, फिर हटा दिया, रिप्लेस रिप्लेस करो या ना करो, मैंने कहा फर्क पड़ेगा ही नहीं। फिर दूसरी बार हाथ डाला, फिर 3 बॉल निकाली, तो यहाँ पर हम 6 बॉल का करेंगे, 6 बॉल का करेंगे। पहले एक ट्राई करके देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा दुविधा कर दे रहा है, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है तो दुविधा कर रहा है। चलो देखते हैं एक बार, 13 6 6 करना कितना आता है, 13 6 6 से होगा दोस्तों, क्योंकि हम एक बार 3 बॉल निकाल रहे हैं, फिर उसको डाल दे रहे हैं और फिर 3 बॉल निकाल रहे हैं। टोटल हमने कितनी बार बॉल निकाली, 6 बॉल। तो अगर विदाउट रिप्लेस होता तो तब भी 6 बॉल निकालते हैं, एक बार 3 निकाली हटा दी और फिर 3 निकाली हटा दी, तो टोटल क्या रहेगा 3 3 करके अलग 6 बार निकाल रहे हैं। तो 13 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, 13 12 11 10 9 8, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 6 करो 6 5 4 3 2। तो अब तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 10 से 10 कैंसिल, 4 1 जा 4 3 जा 12 12 से 10 कैंसिल, 6 1 जा 6, और आपके पास 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, क्या बच गया सर 13 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 4, ये बना बहुत टोटल नंबर हो गए। तो भाई 13 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 4 क्या है 1700, इससे करेंगे सर नंबर ऑफ, ठीक है भाई, क्योंकि हमने देखो 6 बॉल निकाली है ना, तो अगर इतने बड़े चांसेस तो 1716, ये आपको ये है प्रोबेबिलिटी। सेम प्रोसीजर बी पे अप्लाई करेंगे। बी क्या कह रहा है कि भाई द बॉल आर द बॉल निकाली है और नॉट रिप्लेस बिफोर द सेकंड ट्रायल, सेकंड ट्रायल से बाद रिप्लेस नहीं करनी, तो एक बॉल निकाली अलग रख दी, फिर दूसरी बॉल निकाली, तो देखो तो 6 बार बॉल निकालते हैं ना, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा बी पार्ट में, सेम लेट सेम सेम कॉपी कर देना सर, ये पूरा कॉपी कर देना सेम, लेट ए बी द बी बी द इवेंट, बी बी द इवेंट मान लेते हैं, सही है, और बाकी वो लिख देना रिप्लेस वाला, सेम एज अबव, बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम, सेम एज अबव। अभी मैंने आपको क्लियरिटी कर दी थी कि आप निकालो या नहीं निकालो,
क्योंकि दोनों अलग अलग व्हाइट रेड बॉल है, इसलिए दोनों का रिप्लेसमेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है मेरे दोस्तों, 32 हो चुका है। 31 कहता है अ कमेटी ऑफ 3 इज टू बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप कंसिस्ट 5 men और 5 women इफ द सिलेक्शन इज मेड एट अ रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर men एंड 2 men एंड अगर 2 men तो पहले क्या निकालने कि भाई तीनों की तीनों क्या हो मैन हो, तो मेरे को कितने बंदे निकालने हैं। अ कमेटी इज देयर चूजन देयर सिलेक्शन एट रैंडम ऑल 3 तो मुझे 3 की कमेटी बनानी है, 3 की। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर आपके पास 31। सबसे पहले टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल मैन कितने हैं, 5 और वुमेन कितने हो गए, 5। तो भैया 10 हो गए। तो मैंने कहा टोटल पर्सन कितने हो गए, टोटल पर्सन 10 हो गए। मेरी बात को समझना, मुझे 3 की कमेटी बनानी, तो सबसे मैं निकालता हूँ नंबर ऑफ वे 3 person is select out of 3 person is select out of कितने परसेंट से, 10% से। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी में कभी भी परमुटेशन नहीं आ सकता, प्रोबेबिलिटी में कभी भी अरेंजमेंट नहीं करते, सिलेक्शन करते हैं हमेशा। तो कभी बात ये सोचना कि परमुटेशन आएगा, कॉम्बिनेशन ही आता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो 10 में से 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। पहले तो मैं वो निकालूंगा नंबर ऑफ एस, तो 10 9 8 7 7 कैंसिल हो गए, 3 और 2, 3 में 3 3 9 और 2 2 जा 2 4 जा 8 10 3 इन 4 4 3 12 120 वे बन गए हैं और इसको बोलूंगा नंबर ऑफ एस, सैंपल स्पेस। तो तभी तो मैं डिवाइड भी करूंगा। अब पहला केस, फर्स्ट पॉइंट इसी का, लेट ए बी द इवेंट दैट let A be the event that क्या all 3 person are men, all 3 person are 3 के 3 person क्या होने चाहिए, मैन होने चाहिए। तो मैंने कहा नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, बताओ मैन कितने हैं। आपके पास मैन है 5 और जो कमेटी आप 3 की सिलेक्ट कर रहे हो 5 में 5 मैन ही होने चाहिए, तो 5 से 3। अब आप बस सोच रहे हो अब 10 से 3 करोगे क्या, हमारा ना समझ में वाला पहला क्वेश्चन। भाई जब 3 मेंबर आपको 3 मैन सेलेक्ट करने हैं, जो 3 मैन सेलेक्ट करने हैं वो किस में से करोगे, मैन से ही तो करोगे, ह्यूमन से भी करोगे क्या सेलेक्ट। तो अब क्यों नहीं करा यहाँ पर 10, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था उस क्वेश्चन के अंदर। 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो 5 4 3 से 3 कट गया, 2 2 से 2 2 जा 4 10 आ जाएगा, 5 से 3 10 होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी दोस्तों, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 10 अपॉन में 120 दैट इज 1/12। सेकंड, 2 मैन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर 2 मैन सेलेक्ट कर तो क्या होगी, एक ह्यूमन होगी। अब जरा ध्यान सुनना, लेट बी बी द इवेंट दैट 2 men 2 men एंड 1। तो ये तो इनबिल्ट हो गया ना सर, इनबिल्ट इन द सेंस ये तो अंडरस्टूड है कि अगर 2 मैन सेलेक्ट करने हैं तो 3 पर्सन निकालने हैं ना, तो और 3 में से क्या होगा, 2 पर्सन अगर मैन है तो एक ह्यूमन होगा, आर सेलेक्टेड। तो मुझे बताना, अब मुझे बताओ कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ बी। अब तो आ गया होगा आपको, मैन में से 2 सेलेक्ट करने हैं मल्टीप्लाई, और वुमेन में से 1 सेलेक्ट करना है, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई होगा। ट्रिक भी बताई थी मैंने। तो 5C2 क्या होगा, 10 होगा, और 5C1 क्या होगा, 5 होगा, दैट इज 50। नाउ प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 50 अपॉन में 120 दैट इज 5/12। लो जी लो, क्या बात समझ में आ गई दोस्तों आपको, हाँ जी। तो ये तो सिंपल ही था, नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, 31 हो चुका है, बस 4 5 1 2 3 4 5 5 रह गए, बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा सर, ये सक्सेस खत्म हो जाएगी एटलीस्ट, जो पेंडिंग है उनको छोड़कर। चलिए, 4 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम अ
फुल पैक ऑफ कार्ड, 4 कार्ड निकालने हैं, तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ वे मिल जाएगा, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर स्पेड एंड 2 आर हर्ट। तो सिंपल है दोस्तों। अब मैं इसको डायरेक्ट कर दूं, थोड़ा क्या लिख सकते हो आप, कार्ड वाला तो मैंने सारे बता दिए। अभी कौन सा क्वेश्चन है, 30। अब मेरी बात समझो, 4 कार्ड ड्रॉन करने हैं, 4 कार्ड ड्रॉन आउट ऑफ 52 कार्ड, आपको लिखना है, ठीक है, ढंग से। मैंने कहा भाई ये हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस निकालूंगा ना, 4 कार्ड निकाल, वो 4 कौन से होने चाहिए, वो तो इवेंट बनेगा। पहले तो देखूंगा कि 4 कार्ड, तो 52C4। अब इवेंट बनाएंगे, मैंने कहा एक इवेंट मान लिया, 4 कार्ड, 2 कार्ड आर स्पेड, 2 कार्ड क्या होने चाहिए भाई, स्पेड, एंड 2 आर हर्ट, 2 आर कार्ड स्पेड एंड 2 हर्ट। तो भाई स्पेड और हर्ट दोनों 13 होते हैं, तो नंबर ऑफ इवेंट ई बन जाएगा। लिखना आपको है सर, क्या होगा भाई, 13C2 इंटू 13C2। नाउ प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना आता है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ई अपॉन में नंबर ऑफ एस, कितना हो जाएगा दोस्तों, देखना 13C2, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, एक को 13 13 11 13 12, और 13 में से 2 के 11, 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, 13 और 12 6 था, 13 12 11 और 13 2, और 13 में से 2 गए, 11 में से 11 से 11 कैंसिल हो गया, 2 6 12, 13 6 कितना हो गया, 13 इंटू 6, 78 इंटू 78। या तो इसको ऐसे लिख दो, बड़े है तो ऐसे लिख दो, सॉल्व करना है सॉल्व कर लेना। ये हो गया 78 इंटू 78, यहाँ गया 78 मल्टीप्लाई बाई 78, ऊपर वाला आप सॉल्व करना, 6084, यह है 6084 अपॉन में 52C4, इसको सॉल्व करना है, ठीक है आलेगा, तो ये आपका आंसर रहेगा। खत्म। अब लिखना आपका काम है सर, ये मैं बहुत लिख पा चुका, आप इतना बस की नहीं है मेरे करना। In a factory, 6 skilled worker, 4 unskilled worker. What is the probability that worker select a skilled worker and 2 worker? देखो अब यहाँ बता रहा है कितने वर्कर सेलेक्ट करना, अभी तक कौन नहीं बताया। फैक्ट्री के अंदर 6 स्किल्ड वर्कर है और 4 अनस्किल्ड वर्कर है। वट इज द प्रोबेबिलिटी, ये नहीं बताया कितने वर्कर सेलेक्ट करने हैं, बट देखो पहली केस में कह रहा है वर्कर आर सेलेक्ट स्किल्ड, और जो वर्कर आप सेलेक्ट करोगे वो स्किल होनी चाहिए। अब दूसरे मतलब द 2 वर्कर आर सेलेक्ट आर स्किल्ड, ये क्या है, एक स्किल होगा एक अनस्किल होगा। फैक्ट्री देयर आर 6 स्किल्ड वर्कर, तो दोस्तों ऐसे ही है, तो दोनों स्किल है, तो हम क्या करें, आप क्वेश्चन को तो चेंज कर नहीं सकते, जैसा क्वेश्चन है वैसे सोल्व करते हैं। आप देखो इधर, देखो अब ध्यान से क्या बोल रहा है, इन फैक्ट्री 6 स्किल्ड है और 4 अनस्किल्ड वर्कर है। तो मैंने कहा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कर रहा हूँ 29, स्किल्ड और अनस्किल्ड कितने हैं, स्किल्ड कितने हैं 6, अनस्किल्ड कितने हैं 4, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वर्कर आर वर्कर्स लिखता तो मैं कहता एक से ज्यादा है, पर वर्कर लिखा है तो उसको समझ में आ रहा है कि एक है, ये तो समझ में आता है ना, वर्कर लिखा है, वर्कर मतलब एक और वर्कर मतलब एक से ज्यादा, तो एक सेलेक्टेड आ स्किल्ड वर्कर, एक वर्कर सेलेक्ट करते हैं वो स्किल्ड होगा। तो भाई मेरे पर टोटल वर्कर कितने हो गए, 10 हो गए टोटल, ठीक है। अब मैंने कहा भाई प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी दैट वन वर्कर, कैसे पता चला वन वर्कर है, क्योंकि वर्कर लिखा है, वर्कर्स लिखा होता तो एक से ज्यादा होता, फिर मैं कंफ्यूज जाता फिर क्या करूं। तो वन वर्कर इज सेलेक्ट आउट ऑफ कितने वर्कर में से, स्किल्ड, वन स्किल्ड वर्कर लिख दूं, वन स्किल्ड, क्योंकि स्किल्ड था, वन स्किल्ड वर्कर सेलेक्ट आउट ऑफ 6 स्किल्ड वर्कर। क्या होगी प्रोबेबिलिटी बताना जरा, मैं बताता हूँ देखो। तो पहले तो ये होगा नंबर ऑफ ए इवेंट मानोगे, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाली इस बार, मैंने कहा फर्स्ट वाले तो नीचे 10 में से एक सेट करूंगा, तो नंबर ऑफ एस हो गया, नंबर ऑफ क्या हो गया, ये एस हो गया, और ये नंबर ऑफ इवेंट हो गया, तो नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा 6 में से एक प्रोबेबिलिटी। ये तो हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। भाई अगर 10 में से एक वर्कर निकाले तो क्या पॉसिबिलिटी है, और उस 10 में से अगर एक वर्कर जो निकाला वो स्किल्ड होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 6C1 अपॉन में 10C1, ये हो गया पहला। और दूसरा, दूसरे में और भी सिंपल है, प्रोबेबिलिटी दैट 2 skilled worker 2 skilled worker is selected out of
और ये तो आपको ऐसे ही करना है सर, इवेंट नहीं लोगे तब भी चलेगा। आउट ऑफ से स्किल्ड वर्कर, दोनों दोनों स्किल थे ना दोस्तों, एक में एक निकाल रहे, एक में दो निकाल रहे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, 6 में से 2 निकाला, और अगर 10 में से 2 निकालते तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये और ये आंसर है, खत्म। ठीक है भाई, इतना सॉल्व कर लोगे ना आप। हाँ, इसको सॉल्व करने में गलती मत करना, ठीक है। चलो तो ये तो समझ में आ गया ना, 2 वर्कर आर स्किल्ड होने चाहिए, तो पहला क्या है, एक वर्कर, दूसरा क्या है, एक। तो पहले मैंने कहा 10 में से एक निकालूंगा तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लगता है, तो मुझे अलग अलग निकालना पड़ता है ना ऑब्जर्वेशन के, नंबर ऑफ एस भी तो अलग अलग आ रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग केस में अलग अलग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, और इतना डायरेक्ट चलता है दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन नहीं आना है। चलो 29 भाई, 3 क्वेश्चन रह गए, जल्दी से कर लो। 4 पर्सन आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम ए गिवन कंटिन्यू 3 मैन और 2 वुमेन और 4 चिल्ड्रन। 4 पर्सन चूज करने हैं, किसमें से 3 मैन है, 2 वुमेन और 4 चिल्ड्रन है, सो दैट द चांस दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल चिल्ड्रन इज, so that the chance that exactly 2 of them will be children is 10/21। ये तो आंसर है भाई, तो आंसर है, ये ट्रू फॉर क्वेश्चन यहाँ पेल दिया इन्होंने, याद है ना। बताओ 4 आर द, ये 3 मैन, इतने मैन है, और आपको बताओ अगर 4 में से 2 एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, तो क्या उसका आंसर 10/21 आएगा, ये आंसर है दोस्तों, ये आंसर है, ये व्हाट इज ट्रू और फॉल्स, क्या है ये, ट्रू और फॉल्स, तो हम बताएंगे ट्रू और फॉल्स, आंसर मुझे देखिए मैंने, देखो ना, इज लगा के आंसर दे रखा है, ये है दोस्तों, ये आंसर है, तो मुझे बताना है ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आपके पास क्या बन गया, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बन गया, ठीक, आंसर दे दिया तो ट्रू फॉल्स हो गया। तो बताते हैं, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर, सारे सिंपल क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो, अगर हमने एक बार और कर लिया ना इस क्वेश्चनों को, पेपर के टाइम क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी एक बार एक ही क्वेश्चन पूरा कर लेना है, सिर्फ प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, पूरा कह रहा हूँ, 100% आपके नंबर आ जाएंगे, सिर्फ एक बार और कर लेना, अभी तो मैं करा रहा हूँ, एक बार खुद अपने हाथ से कर लेना लाइन से, 100% कह रहा हूँ, आपकी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 10 नंबर की प्रोबेबिलिटी 10 नंबर से 10 आएंगे, क्योंकि सिंपल इतने। चलो 4% चूज करना है, पहले तो बताओ मैन कितने हैं, वुमेन कितने हैं, और आपके पास 4 चिल्ड्रन है, मैन है 3, वुमेन है 2 और चिल्ड्रन है 4। चिल्ड्रन कितने हैं दोस्तों, 4। लो भैया ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9, तो सबसे पहले मेरे को 4% निकालना है, नंबर ऑफ वे 4% सेलेक्ट आउट ऑफ 9%, ये तो हो गया नंबर ऑफ एस, क्या हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 9C4, ठीक है। नाउ अब लिखूंगा लेट ए बी द इवेंट, let A be the event that exactly 2% are selected, exactly 2 children are is selected। मेरी बात समझना, 4 में से 2 तो चिल्ड्रन होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा ना 2 से कम, एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन। तो मैं कह रहा हूँ जो रिमेनिंग 2 बच गए उसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है, भाई मेरे को ये पता है, इसमें नंबर ऑफ ए जो मेरे निकलेगा, ध्यान सुनना, मैंने कहा 4 में से 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, अच्छा 2 चिल्ड्रन किस में से होंगे, चिल्ड्रन टोटल कितने हैं, चिल्ड्रन है 4, चिल्ड्रन भी कितने हैं, 4 है। देखो पॉसिबल केसेस बता रहा हूँ, 4 में से ये तो चिल्ड्रन का हो गया, 2 तो नहीं, अब रिमेनिंग जो 2 बच गए, वो या तो दोनों के दोनों मैन हो सकते हैं, या दोनों के दोनों वुमेन हो सकते हैं, या एक मैन एक वुमन हो सकता है, ये 3 केस बनते हैं, ध्यान सुनना, 3 केस बन रहे हैं। पहला, इसको मैं वैसे लिखवाता हूं, रिमेनिंग 2%, रिमेनिंग 2% आर बोथ मैन। हाँ मेरी बात समझे, मैंने कहा 4 चिल्ड्रन में से 2 तो सेलेक्ट करना है, पर सर नीचे 2 नहीं सेलेक्ट करना, हमें टोटल 4% सेलेक्ट करने हैं, और 4% में से 2 क्या होना, चिल्ड्रन, ये तो मैंने कर दिया 2 चिल्ड्रन वाला। अब जो 2 बच गए वो क्या क्या पॉसिबल हो सकता था सर, 4 चीजें पॉसिबल हो सकती है, या तो दोनों मैन हो सकते हैं, या दोनों वुमेन हो सकते हैं, या एक मैन एक वुमन, 3 चीजें पॉसिबल हो सकती है ना, और तो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा अभी मैंने क्या कहा, बहुत रिमेनिंग जो पर्सन है 2% वो क्या होने चाहिए, बहुत मैन होने चाहिए। मैंने कहा मैन कितने मेरे देखना, 3, तो 3C2, एक तो ये बन गया। ये भी हो सकता है रिमेनिंग, और लग गया, और रिमेनिंग
2 पर्सन आर ह्यूमन, और पर्सन भी 2 ही है। 2 पर्सन आर 2 पर्सन आर 2 पर्सन आर मैन, 2 पर्सन आर वुमन, बहुत कहां से लग गया। 2 पर्सन आर मैन, 2 पर्सन आर, ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों पर्सन जो रिमेनिंग 2 बच जाए, पहले तो ये चिल्ड्रन वाला है, अब जो रिमेनिंग 2 बच जाए वो तो क्या हो सकता है, 2 में से दोनों के दोनों ह्यूमन हो सकते हैं, या ये प्लस लगेगा बीच में और है तो ठीक है, या और तीनों में से एक ही की तो केस होगा। जब तीनों में से एक ही होगा, या रिमेनिंग 2 पर्सन, रिमेनिंग 2 पर्सन आर मैन एंड वुमेन, दोनों हो सकते हैं। मैंने कहा 4C2, ध्यान सुनना, 3C1 मैन का और 2C1 वुमेन का, ये प्लस, भाई ऐसा है ये तीनों में से कोई एक ही केस पॉसिबल है, ये प्लस और ये प्लस, तो नंबर ऑफ ई क्या बन जाएगा, देखो नंबर ऑफ ई, ये जो भी इवेंट बना है आपने, तो पहले 4C2 और मैन में से दोनों के दोनों, एक ही हो गया केस। 4C2 और मैन में से, वुमेन में से दोनों के दोनों, या एक केस हो गया। 4C2 3 में से एक मैन और 2 में से एक वुमेन, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ए, टोटल कितने परसेंट है 9, और 9 में से कितना सेलेक्ट करना है हमें 4, ये सॉल्व करना आपको आई थे। 4C2 तीनों में है दोस्तों, 4C2 तीनों में है, तो 4C2 बाहर ले लो, तीनों में अंदर क्या बचेगा 3C2 प्लस 2C2 प्लस 3C1 इंटू 2C1, सॉल्व भी कर लेते हैं, लगे हाथ। इसको नीचे वाले को सॉल्व करा था मैंने, नहीं करा, इसको भी कर लेंगे सॉल्व। 9C4, चलो 4C2 कितना होगा 4 3 और 2 कट जाएगा, 2 4 6 आएगा इसका आंसर। 3C2 क्या आएगा 3 आएगा, 2C2 क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 में से 2 0, और 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है, ये आएगा 1 प्लस 3C1 क्या आएगा 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 से कैंसिल आउट हो गया 3 आ गया यहाँ पर, और 2C1 भी 2 आ गया। 9C4 सॉल्व करना पड़ेगा, तो 9 फैक्टोरियल यहाँ सॉल्व करते सर इसको, 9 फैक्टोरियल 4 और 9 में से 4 गए, कितना बचेगा 5, तो 9 8 7 6, 4 3 2 6, 4 दूनी 8, तो क्या बच गया 9 इंटू 2 इंटू 7, 9 इंटू 2 इंटू 7, 126, 126 6, ये क्या होगा 3 + 1 4 प्लस 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 आया, अपॉन में 126, ये आ गया 6 और 4 10, 6 10 60 अपॉन में 126, देखो ये है आपका बस राइट आंसर। अभी नहीं दोस्तों, ये आंसर नहीं है हमारे पास, हमें बताना था ट्रू, हमें बताना था ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू से कटते हैं, देखो इसको 2 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 10 60 और 6 2 12, 6 1 6, देखो 10/21, हमारा आंसर आ गया 10/21, कट रहा है ना दोस्तों। तो अब देखो आपका क्वेश्चन, ये इज 10/21, हमने कहा ट्रू, ये हमारा ट्रू फॉल्स में था। सर 2 क्वेश्चन रह गए, जल्दी से कर लेते हैं। 27 2 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम वेल सपोर्ट कार्ड ऑफ प्लेइंग, 2 कार्ड निकालने, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एस, तो भाई 4 एस होते हैं, मैं कर दूं इसको डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर ये आप कर लेना सर, डायरेक्ट कर देता हूं मैं 27, सर इतना नॉर्मल है, देखो पहले तो मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड आर एस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको ये लास्ट में लिखना है प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड आर एस, और मुझे पता है अब इतने क्वेश्चन करा दिए, इसके बाद आप आराम से कर सकते हो। तो बताओ दोनों कार्ड एस होने चाहिए, पहले 2 कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, पहले 52C2, ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब जो दोनों कार्ड जो निकाल रहे हो वो एस होने चाहिए, तो एस होते हैं 4, टोटल 52 कार्ड में से 2, आंसर क्या करूं, यही तो था भाई, टोटल एस कितने हैं 4 है, 4 में से 2 निकालेंगे तो 4C2 हो गया इवेंट ए, इवेंट वन, और टोटल नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 2 कार्ड 52 से निकालने तो 52C2, 4C2 और 52C2 खत्म, 28 में आ जाओ। दोस्तों ये क्वेश्चन आप करके लोगे ना, या कराऊं इसको भी, सर मैं बोल देता हूँ, आप लिख लो यार, मैं बोल देता हूँ। सबसे पहले लिखो कि टोटल कार्ड है 52, टोटल एस है 4, ऐसे टोटल कार्ड इज इक्वल टू 52 और टोटल कार्ड है एस, टोटल एस इज इक्वल टू 4, 2 card are drawn from out of 52 card, that is 52C2, or number of S is equal to 52C2. Let A be the event that both the card are A's, let A be the event that both the card are A's, event even मान लिया, number of A is equal to क्या हो जाएगा, number of A क्या हो जाएगा 4C2, तो probability of A क्या हो जाएगा, number of A 1 में, और number ये आ जाएगा, बस खत्म, आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, 28 भी हो गया, 26 कर लेते हैं। और सर एक्सरसाइज 1 तो खत्म हो गई। अब अगली क्लास में एक्सरसाइज 2 सिंपल। फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड 2 आर ड्रॉन एट अ रैंडम, व्हाट इज द चांस वन किंग एंड द अदर इज क्यून। भाई अभी कर लोगे। टोटल कार्ड तो ये निकलेगा, 2 कार्ड इस में निकाल रहे हैं, तो probability that one card is king and other is queen। एक कार्ड किंग होना चाहिए, अदर क्यून होना चाहिए। अब मुझे बताओ टोटल किंग कितने होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल किंग पूरे कार्ड में 4 ही होते हैं। और टोटल क्यून कितने होते हैं, टोटल क्यून भी 4 होते हैं। तो पहले तो बताओ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा, 52C2 बन जाएगा। ये तो सिंपल है। ये तो भाई 2 कार्ड निकाले हो तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 52C। अब मेरे को बताओ एक किंग होना चाहिए, एक क्यून होना चाहिए। मैंने कहा 4C1, 4 किंग होते हैं, 4 में से एक निकालना है, मल्टीप्लाई और 4C1, फिर 4 क्यून भी होते हैं। ये आंसर आया समझ में दोस्तों। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी, और ये भी खत्म हो गया, 26 भी खत्म हो गया। और जब रिमेनिंग जो रहेगा ये पेंडिंग वाली, कितने पेंडिंग रहेगा इसके अंदर, मुझे याद है एक क्वेश्चन यहाँ भी छूट रहा है, एक क्वेश्चन इसका छूट रहा है दोस्तों। अभी इधर देख ले एक बार, यह कर लेते हैं। वन ऑफ द कोर्ट कार्ड इज जैक और क्यून और किंग। तो टोटल कार्ड है, जो कार्ड वाले चल रहे हैं तो ये आ जाएगा 52 कार्ड में से आपको कितने निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज ड्रॉन, अ कार्ड, एक कार्ड निकालना है। तो 52C1 तो आएगा, 52 आ गया, तो नंबर ऑफ एस तो 52 आ गया। ये जो वहां पर मैंने छुड़वाई थी जगह, वहां वन ऑफ द कार्ड, या तो कार्ड जैक हो, तो मैंने कहा जैक कितने होते हैं, जैक 4 होते हैं, तो 4C1। या तो एक ही कार्ड निकालना है दोस्तों, मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस, या तो जैक हो सकता है, या तो वो कार्ड क्यून हो सकता है, या तो वो कार्ड किंग हो सकता है। या तो जैक होगा, या क्यून होगा, या किंग होगा। निकालना एक ही कार्ड है 52 में से, और ये 52, ये आपका आंसर है। क्या अब समझ में आया, वहां लिंक कर दिया मैंने, क्लियर हुआ भाई। दोनों 52 में से एक कार्ड निकाला, वो कार्ड या तो जैक हो तो 4C1, या आ रहा है तो प्लस, या तो वो किंग हो 4C1, और या तो वो क्यून हो। और टोटल अपॉन में 52C1 दैट इज 52। क्लियर। तो 4 क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। बस आज की क्लास में इतना ही करेंगे, थोड़ी बड़ी क्लास हो गई आज की। पर हाँ, बड़ी क्लास होने का फायदा ये हुआ कि हम सारे क्वेश्चन निपटा दिए सर ढंग से। कितने रह गए, एक पेंडिंग रह गया, 38, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन पेंडिंग में है इसमें, और एक्सरसाइज नंबर 1 खत्म। एक्सरसाइज नंबर 2 और क्वेश्चन को छोड़कर पूरी कंप्लीट करके ले आना। अब नहीं बचा, अब कुछ भी नहीं बचा, आप सब कर लोगे, आप सब कर लोगे, बहुत सिंपल है। मैं 2 क्लास में एक्सरसाइज को खत्म करा दूंगा, 2 क्लास के अंदर 70 के 70 क्वेश्चन 41 से। आज की क्लास में इतना है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही आप अच्छे से पढ़ते रहे, और अगर आप आज अभी से रिवीजन करोगे पीछे की, तो और आपकी क्लियरिटी मिलेगी आगे कंसेप्ट के लिए। एक्सरसाइज नंबर 2 को ट्राई करें, ठीक है, रफ बेसिस पर ट्राई करें। बाकी मैं जमा कराऊंगा तो आप अपने फेर में उतार लेना उसको। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।